नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का अध्ययन जगत में स्वागत है। आज के सामान्य अध्ययन की क्लास में चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय पर जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 1, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। आपको कायांतरित सेल के उदाहरण के बारे में पूछा गया है इसमें कि कायांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। आपके विकल्प हैं बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर और चूना पत्थर। इन चारों विकल्पों में से आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा आपका सही विकल्प है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर और चूना पत्थर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों आपका कायांतरित सेल का जो उदाहरण है आपका वो है आपका विकल्प संख्या 3 संगमरमर। संगमरमर आपका सही विकल्प है। संगमरमर जो है एक कायांतरित चट्टान है और यह चूना पत्थर के कायांतरण से बनता है। संगमरमर का प्रयोग मकान के निर्माण में किया जाता है। मकानों के जो निर्माण होते हैं उसमें संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। और कायांतरित सेल का उदाहरण जो है यह है विकल्प संख्या 3 संगमरमर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। इसमें पूछा गया है महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा लवण वह है जो आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपके विकल्प हैं मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। आपको जो सही विकल्प बताना है कि कौन सा आपका सही उत्तर है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इन चारों में से आपका जो है सही विकल्प कौन सा है। तो मित्रों इसका जो सही विकल्प आपका हो जाएगा सर्वाधिक मात्रा में जो है महासागरों में जो जो लवण है आपका वो है विकल्प संख्या 4 सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसकी जो बात की जाए प्रतिशत का, तो यह समुद्री जल में इसका जो प्रतिशत है वह है सोडियम क्लोराइड का 77.8%। 77.8% इसका जो है प्रतिशत है। और दूसरे नंबर पर बात की जाए तो दूसरे स्थान पर आपका होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। यह जो है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड और इसका जो है दूसरे स्थान पर नंबर आता है और इसका प्रतिशत होता है समुद्री जल में 10.9%। 9% यह आपका दूसरे स्थान पर आता है। और बात की जाए तीसरे स्थान की, तो तीसरे स्थान पर आपका मैग्नीशियम सल्फेट होता है। यह जो है मैग्नीशियम सल्फेट होता है और इसका जो प्रतिशत होता है वो होता है 4.79%। तो सर्वाधिक मात्रा में तो आपका सोडियम क्लोराइड हो जाता है और दूसरे स्थान पर मैग्नीशियम सल्फेट और तीसरे स्थान पर मैग्नीशियम दूसरे स्थान पर मैग्नीशियम क्लोराइड और तीसरे स्थान पर आपका मैग्नीशियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है 77.8% और मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा होती है 10.9% और मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा होती है 4.79%। तो यह जो है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में आपका सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, इसमें पूछा है कि राज्यसभा में होने वाली सभी सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। आपके विकल्प हैं आपके उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपको सही विकल्प बताना है कि कौन सा आपका सही उत्तर है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों आपका जो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता आपके जो करता है वह है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है भारत के वह आपकी राज्यसभा के अंदर होने वाली सभाओं की अध्यक्षता करते हैं। और ये जो है राज्यसभा में इनका जो है राज्यसभा का इनको पदेन सभापति कहा जाता है। पदेन सभापति, यह पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 63 से और 73 तक जो है अनुच्छेद 63 से और 73 तक उपराष्ट्रपति के विषय में उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के विषय में उल्लेख किया गया है और यह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति और इनको पदेन सभापति कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। आपके प्रश्न है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और बलुई मिट्टी। चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प बताना है कौन सा आपका सही विकल्प है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा मित्रों
सही जो विकल्प है विकल्प संख्या 2 जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है भारत के क्षेत्र पर। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। और यह जो है भारत के जो जलोढ़ मिट्टी है यह भारत के 14.25 वर्ग किलोमीटर 14.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है इसका विस्तार है। और इसका प्रतिशत में बात की जाए तो 43.4%, 43.4% भूभाग पर इसका जो है विस्तार है। और यह पश्चिम में सतलज नदी से और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक विस्तृत है। पश्चिम में सतलज नदी से लेकर के और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक इसका विस्तार माना जाता है। तो विकल्प संख्या 2 जलोढ़ मिट्टी का विस्तार आपका भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे हैं। आपके विकल्प हैं प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता और अगला विकल्प है उपभोक्ता। तो प्रश्न संख्या 5 के बारे में बताना है आपको कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता और उपभोक्ता। चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, कौन सा आपका सही उत्तर है। तो जो शाकाहारी जंतु होते हैं जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं उनको हम कहते हैं प्रथम चरण का उपभोक्ता। पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर है, इनको प्रथम चरण का उपभोक्ता कहा जाता है, इनको प्रथम चरण का उपभोक्ता कहा जाता है। और ये वनस्पतियों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको यह भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जैसे खरगोश है, गाय है, भैंस है, बकरी है और हिरण आदि, यह सब जो है आपका प्रथम चरण के उपभोक्ता हैं। और ये अपना जो है वनस्पतियों के द्वारा अपना भोजन जो है बनाते हैं। तो आपका विकल्प संख्या पहला ही जो है सही उत्तर है, प्रथम चरण का उपभोक्ता जो है ये कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है आप लोगों से प्लेग के विषय में बात हो रही है कि प्लेग है, प्लेग क्या है। आपके विकल्प हैं विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या खनिज जनित बीमारी। चारों विकल्पों में से आपको उचित विकल्प बताना है, सही कौन सा उत्तर है आपका। प्लेग जो है विषाणु जनित बीमारी या कवक जनित है या जीवाणु जनित है या खनिज जनित है, कौन सी बीमारी है प्लेग। तो इसका आपका जो प्लेग है सही उत्तर है आपका, प्लेग जो आपका होता है यह है जीवाणु जनित बीमारी। विकल्प संख्या 3 आपका सही उत्तर है, यह जो है जीवाणु जनित बीमारी है प्लेग, जीवाणु जनित बीमारी है प्लेग जो है यह एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह बेसिलस बेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। इसका संक्रमण जो है चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। इनके शरीर पर प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। जो चूहे होते हैं उनके शरीर पर जो पिस्सू पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो है कीड़े पाए जाते हैं चूहों के शरीर पर, और उनके जो शरीर होता है मतलब जो पिस्सुओं के शरीर पर जो बैक्टीरिया पाया जाता है उससे यह फैलता है। और इसका जो नाम है जीवाणु का वह है बेसिलस बेस्टिस। बेसिलस 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 बेस्टिस बेसिलस बेस्टिस नामक बैक्टीरिया है, इसी से यह फैलते हैं। और यह चूहों के शरीर पर पाए जाने वाले पिस्सुओं में होता है ये जीवाणु, और उसी से प्लेग फैलता है। तो तीसरा विकल्प आपका सही है, जीवाणु जनित बीमारी है। अगला प्रश्न है आपका वायु दाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है। वायु दाब जिससे मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं। आपके विकल्प है बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ और हाइग्रोमीटर, कौन सा विकल्प आपका सही है आपको बताना है। वायु दाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है। बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर में से जो सही उत्तर है आपका ये होता है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर से आपका जो है वायु दाब को मापा जाता है। पहला ही विकल्प सही है, विकल्प संख्या 1 आपका सही उत्तर है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। और इसके आविष्कारक की बात की जाए तो बैरोमीटर के जो आविष्कारक हैं, आविष्कारक इनकी बात की जाए इनका नाम है योहान गैलिस्टा। इनका जो नाम है वह है योहान
लिस्टा, इवांगेलिस्टा टोरिसेली, इवांगेलिस्टा टोरिसेली जो है यह इसके आविष्कारक है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या 1, बैरोमीटर द्वारा वायु दाब को मापा जाता है और इसके आविष्कारक इवांगेलिस्टा टोरिसेली है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है, इसके विषय में पूछा गया है। आपके विकल्प हैं एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या एक औषधि पौधा। चारों विकल्पों में से सही उत्तर बताना है आपको कि बीटी कपास क्या है। बीटी कपास के विषय में बात हो रही है कि बीटी कपास क्या है। थोड़ा सा इसके विकल्प जो है थोड़ा सा नीचे हो गए हैं। विकल्प हैं आपके एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा और एक औषधीय पौधा। सही विकल्प बताना है आपको कि इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही उत्तर है। बीटी कपास क्या है। बीटी कपास मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ, बीटी कपास। बीटी कपास के विषय में पूछा गया है कि बीटी कपास क्या है। एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है या एक औषधि पौधा है। सही उत्तर बताना है आपको कौन सा आपका सही उत्तर है। तो जो बीटी कपास होता है आपका, वह आपका होता है, सही उत्तर आपका हो जाएगा यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। यह जो है बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है, दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। और जो बीटी कपास है इसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता होती है, जिस कारण यह स्वतः ही हानिकारक कीटों से अपनी सुरक्षा कर लेता है। इसमें यह गुण जो है बेसिलस थुरिनजिनसिस नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है। इसका जो नाम होता है इस जीवाणु का, इसका नाम होता है बेसिलस जिनसिस नामक जो है यह जीवाणु होता है। बेसिलस थुरिनजिनसिस नामक जो इसको जीवाणु होता है, इसको बीटी कहते हैं। बीटी इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण जो है इसमें जो है हानिकारक कीटों से अपनी ये सुरक्षा कर लेता है। और एक कपास की एक प्रजाति है बीटी कपास, जिसको जो है अनुसंधान द्वारा तैयार किया गया है। तो विकल्प संख्या 2 आपका सही उत्तर है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक जो है वो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक है। आपके विकल्प हैं SO2, H2S, HCl, N2। विकल्प आपके हैं SO2, H2S, HCl और N2। कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर है, तो आपको बताना है कि वायुमंडलीय प्रदूषक जो है कौन सा है वह जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मित्रों, जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है वह आपका है SO2। SO2 जो है वायुमंडलीय प्रदूषक का जो है वायुमंडलीय प्रदूषक में अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है आपका SO2 है। और इसको जो है कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड इसका नाम है SO2। और यह जो है आपका अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है और यह वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर उसे अम्लीय कर देता है। वर्षा की जो बूंदें होती हैं उसके साथ मिलकर उसको अम्लीय बना देता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक पारिस्थितिकीय तंत्र है। सर्वाधिक जो है कौन सा उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र है। आपके विकल्प हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। इन चारों में से कौन सा आपका जो है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र है। इसमें जो है आपका उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में बात हो रही है। कौन सा आपका जो है उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या मरुस्थल। तो इन चारों में से आपका जो है सही विकल्प हो जाएगा मित्रों। पहला ही विकल्प जो है आपका सही उत्तर है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं वह आपके जो है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र होते हैं। विकल्प संख्या पहला आपका सही उत्तर है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र होते हैं। और यह जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं इसको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसको कहते हैं। इसमें अत्यधिक वर्षा होने के कारण इसमें जो है एक वर्षा वन में लंबे और सदाबहार पेड़ों के साथ साथ घने जंगल भी इसमें शामिल होते हैं।
और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है यहाँ पर। तो ये जो है आपके सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है इसमें आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज यहीं समाप्त होती है। अगले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। और हमारे प्रश्नों का जो है संग्रह आपको कैसा लगा, आप अपने जो है सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि हमारे प्रश्नों का संग्रह आपको कैसा लगा, जिससे हम आपके जो सुझाव हैं वह हमें अगले प्रश्नों के संग्रह के चुनाव में मदद करेंगे। तो आपके जो है कमेंट अपेक्षित हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकते हैं और अगले प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का